Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtasam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic that is cell cycle. और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं. बेसिकली चैप्टर का नाम भी ये है सेल साइकिल और चैप्टर नंबर 21 है सेकेंड ईयर की बुक में. डियर स्टूडेंट्स, सेल साइकिल की हम डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे कि सेल अंडरगोज सीक्वेंस ऑफ चेंजेस. सेल जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस कौन कौन सी होती हैं. आपके पास पहली चेंज जो है डियर स्टूडेंट्स वो है पीरियड ऑफ ग्रोथ. पीरियड ऑफ ग्रोथ कि सेल जो है वो पहले क्या करता है, ग्रोथ करता है, अपने साइज में इजाफा करता है. फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस. जो डीएनए होता है उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है. डीएनए जो है वो आपके पास डबल हो जाता है. अगर एक क्रोमोसोम है तो वो डबल हो जाता है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स थर्ड पे है आपके पास माइटोटिक फेज और वी कैन से माइटोसिस और वी कैन से सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इसको हम जो है डियर स्टूडेंट्स माइटोटिक फेज भी बोलते हैं या फिर आप इसको माइटोसिस भी बोलते हैं. तो इसमें ये जो ऊपर वाली दो हैं, ये वाली जो है डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कहलाती हैं इंटरफेज. अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक जो सेल साइकिल है उसकी बेसिकली कितनी फेजेस हैं तो आपके पास आंसर होना चाहिए दो. कौन सी? एक है इंटरफेज और दूसरी आपके पास क्या है, दैट इज द माइटोटिक फेज जिसमें सेल डिवीजन होती है. दैट इज द माइटोटिक फेज. अब एक ह्यूमन सेल जो है वो कितने टाइम में डिवाइड होता है तो आपको पता होना चाहिए. वो एक सेल डिवाइड होने के लिए डियर स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स जो है वो लेता है. और उसमें उन 24 आवर्स में 23.5 जो होते हैं वो आपके पास किसके लिए होते हैं, इंटरफेज के लिए होते हैं. और अबाउट 30 मिनट्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, माइटोटिक फेज के लिए या माइटोसिस के लिए. कि एक सेल जो है वो सिर्फ 30 मिनट लेता है डिवाइड होने में, बट उसको प्रिपेयर होने के लिए आप समझें कि कितना टाइम लगेगा, 23.5 आवर्स लगेंगे 24 घंटों के अंदर से. सो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास इंटरफेज है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि मिसलीडिंगली इस इंटरफेज को क्या बोला जाता है, इस इंटरफेज को बोला जाता है रेस्टिंग फेज. बट ये रेस्टिंग फेज नहीं है, ये आपके पास क्या है, हाईली इंटेंसिव आप कह सकते हैं, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज होती है. हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज. सो इसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है बेसिकली वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हो रहा होता है और ये एक्टिव होती है. हम मिस्टेकनली इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द रेस्टिंग फेज. बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं और वो चेंजेस डियर स्टूडेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं और उसकी बेसिकली स्टेजेस कौन कौन सी हैं. तो वो देखें कि एक इंटरफेज और वी कैन से जिसको आप मिस्टेकनली रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं उसमें 3 फेजेस हैं. कौन कौन सी फेजेस हैं, दैट इज द G1 फेज, S फेज एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स G2 फेज. ये तीनों फेजेस जो हैं वो आपके पास किसके अंदर होती हैं, इंटरफेज के अंदर. इसके लिए आप जो है वो की याद रख सकते हैं, दैट इज द गवर्नमेंट स्कूल गोजरा. इस तरह से आपको ये याद रहेगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, G1 फेज एंड एज वेल एज S फेज एंड देन आपके पास जो है वो G2 फेज है. सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखें आपके पास एक जो है वो सेल साइकिल मैंने बनाया है. इसमें देखें कि एक सेल फॉर एग्जांपल ये आपके पास कौन सा, दैट इज द डॉटर सेल. एक डॉटर सेल डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बनते हैं वो आपके पास डॉटर सेल होते हैं. एक ये है आपके पास और एक ये है. अब ये डॉटर सेल क्या हो रहा है, साइकिल के अंदर इन हो जाता है, इससे फिर ये बनी स्टेज, इससे फिर ये, फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स माइटोसिस हुई, फिर इसी तरह से 2 सेल बने. तो यहां से लेकर दोबारा यहां तक का सफर आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज द सेल साइकिल. और इसमें जो है बेसिकली ये जो आपके पास जहां पर मैंने M लिखा है ये आपके पास कौन सा है, माइटोटिक फेज है और सेल डिवीजन फेज है. बाकी सारे का सारा जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज द इंटरफेज. अब हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स यहां से कि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर सेल बना है और उसमें
डीएनए या क्रोमोसोम्स अगर आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो कितने हैं, फॉर एग्जांपल 46 हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब सेल ने क्या करना है, सेल ने डिवाइड होना है। जब सेल डिवाइड होगा तो वो क्या करता है, सबसे पहला जो काम होगा डियर स्टूडेंट्स वो अपने साइज में इजाफा करेगा। साइज में इजाफा करेगा क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसने ऐसे मटेरियल बनाने हैं जिसने आगे फर्दर सेल डिवीजन के अंदर जो है वो हेल्प करनी है। जो सेल अब किधर जा रहा है, सेल डिवीजन की तरफ जा रहा है। सेल साइकिल आपने पढ़ा है कि अंडरगो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, सेल अपनी एक शेप से दूसरी शेप में जा रहा है, अपनी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा है। आपके पास ये जो डॉटर सेल है ये पहली फेज के अंदर जाएगा जिसको आप क्या बोलते हैं, G1 फेज। G1 फेज में ये देखिए सेल ने क्या किया है, अपने साइज में इजाफा किया है। सेल ग्रो इन इट्स साइज, सेल जो है वो बड़ा हो गया है और इसने खास किस्म की प्रोटीन्स भी बनवा ली हैं जिन्होंने क्या करना है, डीएनए को डबल करना है। तो एस फेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है। अगर ये आपके पास पहले सिंगल था तो अब इसकी कॉपीज बन रही हैं। हर क्रोमोसोम्स की कॉपी क्रोमेटिड्स की फॉर्म में जो है वो सामने आती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जब डीएनए डबल हो जाएगा, अब सेल ने क्या करना है, सेल ने डिवाइड करना है, क्योंकि आधा डीएनए एक सेल के पास जाना है, आधा एक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पर भी 46 ही हैं, लेकिन इस जगह पर क्या हुआ है कि हर एक के दो दो क्रोमेटिड्स बने हैं, तो 46 की रेशो आ जाएगी आपके पास। रहेंगे क्रोमोसोम्स 46 ही, लेकिन वो डबल फॉर्म में हो जाएंगे। अब क्या होगा कि वो दोनों डिवाइड होंगे और ये किस फेज के अंदर होता है, आपके पास माइटोटिक फेज के अंदर, जिसके बारे में आपने पढ़ना है बाद में। यहां पर ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, कंडेंसेशन होती है। डीएनए जो है वो कंडेंस कर जाता है और पहले यहां पर जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल में पड़ा हुआ, यहां पर क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन होती है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपीयर कर जाता है, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ रखा। और यहाँ पर भी देखें कि न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और दोबारा से फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है, दोबारा से जो है वो क्रोमेटिन मटीरियल बनना स्टार्ट हो जाता है फर्दर। एंड आपके पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी सामने आना, जाहिर होना शुरू हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स इसमें अब हमने बारी बारी पढ़ना है कि हर एक फेज में होता क्या है। आपके पास पहली है दैट इज द G1 फेज। G1 फेज को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि ये देखिए माइटोसिस के बाद हो रही है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज ये एक MCQ है जो आपसे पूछा जा सकता है। पोस्ट माइटोटिक फेज में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, देखें यहां से ये आगे जा रहा है, ये आपके पास ये माइटोसिस के फौरन बाद ये डॉटर सेल है, एक डॉटर सेल इधर चला गया और एक इधर जा रहा है, सेल साइकिल में एक हिस्सा ले रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखें ये G1 फेज के अंदर है। G1 फेज में क्या हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अरूज पर है, बहुत ज्यादा है। सेल का जो साइज है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसने ग्रो किया है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स ऐसे एंजाइम बनवाए हैं जिन्होंने क्या करना है, रेप्लिकेशन में हेल्प करनी है, डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमने रेप्लिकेशन में पढ़ रखे हैं, डीएनए गायरेज है, लाइगेज है, प्राइमेज है, पॉलीमरेज है डियर स्टूडेंट्स, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 वो यहाँ पर बनेंगे इस सिचुएशन के अंदर, जिससे आगे क्या होगा कि फर्दर जो है वो आपके पास क्या होनी है, रेप्लिकेशन होनी है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स रेप्लिकेशन के लिए जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो होती है DNTPs, डीऑक्सी जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होते हैं वो भी यहाँ पर अकामुलेट होना शुरू हो जाएंगे बेस यूनिट, लाइक आपके पास DNTPs, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब यहां पर देखें, इसके लिए आपके जो पास की है याद रखने के लिए, बच्चों को भूल जाता है, उसके लिए आप रखेंगे PM प्राइम मिनिस्टर सैप SEB। P फॉर पोस्ट माइटोटिक फेज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, S फॉर साइज है, E फॉर एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड B फॉर बेस यूनिट्स है। इससे आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो उन 23.5 आवर में से 9 घंटे लगते हैं किसके अंदर, G1 फेज में सेल को। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां पर एक चेक पॉइंट है यहां पर कि सेल जो है वो किधर जा रहा है, G1 फेज। यहां पर G1 से उसने किस फेज में जाना है, S फेज के अंदर जाना है। तो यहां पर चेक पॉइंट है, बेसिकली यहां पर चेक किया जाता है सेल को कि क्या आपने DNTPs जितने रिक्वायर्ड है उतने बना लिए हैं, क्या आपने सारे एंजाइम वो बना लिए। अगर कोई एक चीज़ भी नहीं है तो सेल थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर क्या करता है, रुक जाता है और उस चीज़ को बनाता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स कहाँ पर, S फेज के अंदर। सेल ने अब अगली फेज में जाना है S फेज। S फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज।
जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें सिंथेसिस किसकी होगी, डीएनए डुप्लीकेशन होगी और कुछ भी नहीं होगा, डीएनए डुप्लीकेशन। और ये क्रोमोसोम्स डबल करने के लिए आपको टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, अबाउट 10 आवर्स, 10 घंटे लगते हैं डियर स्टूडेंट्स रेप्लिकेशन के अंदर। उसके बाद हम आते हैं G2 फेज। G2 फेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इसको बोलते हैं हम प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज। क्यों? क्योंकि माइटोसिस से पहले, सेल को डिवाइड होने से पहले जो फेज है वो आपके पास कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, G2 फेज। और इसको कंप्लीट करने के लिए सेल को कितना टाइम लगता है, अबाउट 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे लगते हैं। इसको याद करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, PM, प्राइम मिनिस्टर, पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर। अब इसको याद करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको क्या है कि P फॉर प्री माइटोटिक फेज है, उसके बाद माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स। अब माइटोसिस होनी है, सेल ने 2 में डिवाइड होना है, सेल डिवीजन होनी है, तो उसके लिए जो जो प्रोटीन्स हैं रिक्वायर्ड डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। लाइक सेंट्रोसोम्स जो हैं वो आपके पास वो बनाए जाते हैं, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स बनाए जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स या आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाई जाती हैं, जिससे क्या बनेंगे आपके पास सेंट्रियोल्स बनेंगे। सो उसके बाद प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए सेल को तैयार किया जाता है, एनर्जी स्टोर की जाती है। बड़ी बात यह है, क्योंकि देखें क्रोमोसोम्स को आपने क्या करना है, इस तरह से सेपरेट करना है। जो क्रोमोसोम पहले ये था, जब इसकी डुप्लीकेशन हुई तो अब ये अब इसको आपने सेपरेट करना है, या सेल ने सेपरेट करना है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ पर, देखें जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे या स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, उनसे जो निकलेंगे स्पिंडल फाइबर वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे और फिर वो अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको स्टोर कर लिया जाता है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स बना ली जाती हैं एंड RNA बनाया जाता है। अब ये सारा काम क्यों करना है, क्योंकि हमने सेल को माइटोसिस फेज में भेजना है, सेल ने 1 से 2 में डिवाइड होना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास आती है G0 फेज़, जिसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ और रेस्टिंग फेज़ का नाम भी देते हैं। इसमें अगर एक सेल आ जाए तो वो महीनों, दिनों, घंटों से लेकर पूरी इंडिविजुअल की लाइफ तक जो है वो रह सकते हैं। इसमें मेनली जो आपके पास सेल आते हैं वो आपके पास हैं लिवर के सेल, जो क्या करते हैं, एक दफ़ा इस फेज़ में आ गए तो वापस भी जा सकते हैं। लेकिन जो आपके पास आई, लेंस एंड ब्रेन के सेल्स होते हैं वो फुली डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और वो G0 फेज़ में जब एंटर होते हैं उसके बाद फिर वो वापस सेल साइकिल में नहीं जाते। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था ओवरऑल आपके पास लेक्चर अबाउट द सेल साइकिल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा माइटोसिस। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि माइटोसिस सेल साइकिल का ही एक सेगमेंट है। जैसे हम मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेल साइकिल के बारे में बोला था कि एक सेल जो कि जब डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद एक नया डॉटर सेल देता है, तो वो डॉटर सेल फिर G1 फेज में, G1 से डियर स्टूडेंट्स S फेज आती है, S फेज से G2 फेज आती है। G1 को हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, S फेज को हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं क्योंकि उसमें DNA रेप्लिकेट कर चुका होता है। एंड इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स G2 फेज के अंदर सेल जो है वो माइटोसिस करने के लिए, अपने आप को दुगना करने के लिए, मतलब डिवाइड होने के लिए बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो बनाता है, और फिर उसके बाद माइटोसिस आती है, जिसके बारे में आज हमारा जो है वो बेसिकली लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस जो है इसके अंदर होता क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं माइटोसिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंटल सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स। 2 नए डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। एंड स्पेशल थिंग इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम रहते हैं एज, जैसा आप कहते हैं कि पेरेंटल सेल में फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम्स थे, तो इसी तरह से डी स्टूडेंट्स दोनों डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 46 ही होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आपके पास रिमेन्स सेम। डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक टाइप, ये जो माइटोसिस है ये हमारे कौन से सेल्स में होती है, कहां पर हो रही होती है हमारी बॉडी में, तो हम कहते हैं जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, उनके अंदर हर टाइम जो है वो माइटोसिस हो रही होती है, मतलब सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जो मियोसिस है, मियोसिस आपके पास जर्म सेल्स के अंदर होती है, लाइक एग की फॉर्मेशन के लिए, लाइक स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, और वो कैन से गैमीटोजेनेसिस और गैमीट की सिंथेसिस में जो है वो मियोसिस का प्रोसेस जो है वो रन करता है। तो माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो
सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड हाफ, वो आधे हो जाते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है कि माइटोसिस जो है बेसिकली ये है क्या, इसके अंदर कौन सी स्टेजेस हैं, इसके प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, हम कहते हैं कि माइटोसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब चलता ही जाता है, साथ साथ हैं इसमें, एक स्टेज के बाद फिर दूसरी स्टेज, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। बट कन्वेंशनली हमने इसको क्या किया है, 2 स्टेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया है। मैं हमारे समझने के लिए, हमारी आसानी के लिए डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस को हम 2 मेन स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, तो हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, कि इसमें क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स साइटो मीन सेल, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, और इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और वी कैन से सेल डिवीजन, सेल और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ये आपके पास क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द साइटोकाइनेसिस। इन 2 स्टेजेस पर, इन 2 फेजेस में सेल जो है बेसिकली वो क्या करता है, डिवाइड करता है। फिर फर्दर डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कैरियोकाइनेसिस है, जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से डिवाइड करता है। न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली उसके पास 4 डिफरेंट तरह की स्टेजेस होती हैं इस माइटोसिस के प्रोसेस में। वो कौन कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखने के लिए पीएम, प्राइम मिनिस्टर एट माइटोसिस, याद रख लें। आपको ये की मैंने बनाई है, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टीलोफेज या टेलोफेज आप बोलते हैं। सो प्रो मेटा एना टीलो, आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, प्रो मेटा एना टीलो, प्रो मेटा एना टीलो, इस तरह से। अब आपके पास ये 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बना के दिखाई है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स टीलोफेज। बट ये स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं या कुछ कॉन्सेप्ट हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो माइटोसिस के प्रोसेस में बन रहे होते हैं, वो आपको जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। उनके बारे में अगर पता होगा तो फिर ही मैं ये स्टेजेस आपको समझा पाऊंगा। सो उसमें हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन माइटोसिस। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रोसोम्स का। सोमा मीन बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिसके अंदर सेंट्रोसेंट्रियोल्स पाए जाएं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये आपके पास क्या है, सेंट्रोसोम्स हैं। अब ये सेंट्रोसोम है, इसके अंदर ये आपके पास 90 के एंगल पर, राइट एंगल पर, 90 के एंगल पर डियर स्टूडेंट्स क्या पड़ा हुआ है, एक ये सेंट्रियोल है और एक ये सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं। अब जिस जगह पर ये पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, ये सेंट्रियोल जिस जगह के अंदर पाए जाते हैं, ये इस तरह का एक साइटोप्लाज्मिक आप कह लें कंटेंट होता है, जो बहुत विस्कस होता है, थिक होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन मौजूद हैं, लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन डियर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्योंकि ये जो आपके पास सेंट्रियोल हैं, ये किससे मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज द ट्यूबुलिन, याद रख लें। सो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सी प्रोटीन है, दैट इज द ट्यूबुलिन। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास जो बना है ना, जिस एरिया के अंदर ये रह रहे हैं, जिस एरिया के अंदर ये रिजाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। ये आपके पास क्या कहलाता है, सेंट्रोस्फीयर। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो बना है, एंड दीज आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ये जो ब्लू से मैंने बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं और ये जो सेंट्रोस्फीयर है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम्स बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन क्या है, इन सेंट्रियोल से या इस सेंट्रोसोम से क्या निकलनी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, जिनको आप माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और वी कैन से ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिले हुए थ्रेड लाइक फाइबर्स बनते हैं। और ये फाइबर्स आपके पास 3 तरह के होते हैं, एक है एस्ट्रल, एक है पोलर, और एक है डियर स्टूडेंट्स काइनेटोकोर। यानी कि आप कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और काइनेटोकोर फाइबर, पोलर फाइबर, आप स्पिंडल फाइबर का भी नाम डियर स्टूडेंट्स इनको देते हैं। अब देखें, ये सपोज आपके पास क्या है, सेंट्रियोल है। सपोज ये आपके पास सेंट्रियोल है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रेड से बना रहा हूं, तो इससे 3 तरह के धागे निकलेंगे, 3 तरह के फाइबर्स निकलेंगे। एक होंगे एस्ट्रल, इस तरह से, इनका काम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक तरह के ये फाइबर हैं। एक डियर स्टूडेंट्स आपके पास होंगे पोलर फाइबर्स, जो ऐसे दूसरे सेंट्रियोल तक जाएंगे, ये इस तरह से, ये दूसरा सेंट्रियोल है।
तो ये इस तक जाएंगे और इधर वाले इधर तक आएंगे। ये देखें इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से। और ये भी क्या करेगा, एस्टर फाइबर्स बनाएगा इस तरह से। अब कुछ ऐसे होंगे, ये मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं, जो क्रोमोसोम्स के साथ जाके जुड़ेंगे, जो काइनेटोकोर के साथ जुड़ेंगे क्रोमोसोम के साथ। दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर फिलामेंट्स। तो आई होप कि आपको ये तीनों की समझ आ गई होगी। ये फर्दर मैं आपको जो है वो आगे समझाऊंगा। सो ये आपके पास एस्ट्रल हो गया, ये आपके पास पोलर हो गया, ये आपके पास कौन से हो गए, काइनेटोकोर। इस तरह से ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थी बेसिकली, जिनसे फाइबर्स निकल रहे हैं, जिनसे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स निकल रही हैं। प्रोटीन आपको पता है किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। तो बेसिकली ये क्या है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो किसके साथ जुड़ती हैं, जाके क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ती हैं काइनेटोकोर की पोजीशन पर। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। तो तीन तरह की हैं, बुक के अंदर लिखा हुआ है 3 टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने देखना है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो कि डीएनए का बना हुआ होता है, ये सेल के अंदर डियर स्टूडेंट्स पड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। जब भी न्यूक्लियर डिवीजन होनी है या सेल डिवीजन होनी है तो प्रोफेज में, याद रख लें, प्रोफेज में ये इस शक्ल के अंदर आ जाता है, क्रोमोसोम की शक्ल में। क्योंकि इससे पहले एस फेज में जो कि इंटरफेज थी डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर डीएनए आपका डबल हो चुका है। तो ये क्रोमोसोम्स मैंने डबल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ये जो इसके दो ये वाले हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। और जिस पॉइंट से ये जुड़े हुए होते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको आप क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और ये जो मैंने रेड कलर की बनाई हुई है, दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर। ये आपके पास एक खास किस्म की प्रोटीन है और इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। इससे आकर किसने लगना होता है, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स ने डियर स्टूडेंट्स आके लगना होता है। ये आपके पास बेसिक जो थे स्ट्रक्चर। अब आप अगर इनकी आपको समझ आ गई तो अब मैं चलता हूँ जो है वो आपके पास माइटोसिस की फेजेस पे, जिसमें सबसे पहली फेज आपके पास कौन सी है, दैट इज द प्रोफेज। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, प्रोफेज से पहले क्या होता है, सपोज अगर ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये अगर आपके पास न्यूक्लियस, तो मैंने बोला है कि प्रोफेज से पहले, प्रोफेज में अभी सेल जो है वो एंटर नहीं हुआ। सो देखें यहां पर क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो क्लियरली डेवलप है। ये देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, और इसमें डियर स्टूडेंट्स डीएनए जो पड़ा होगा वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में पड़ा होगा इस तरह। और इस स्टेज पर प्रोफेज पे आकर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। अभी मैं बात करूंगा प्रोफेज की। सो प्रोफेज से पहले क्या था, न्यूक्लियर इन्वेलप वेल डेवलप है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी जो है वो वेल डेवलप है, वो प्रेजेंट है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। एंड एज वेल एज ये जो आपके पास मैंने बनाए थे, ये आपके पास क्या है, दीज आर कॉल्ड सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स, ये यहां पर पड़े हुए हैं। सो ये प्रोफेज से पहले की बात है, याद रख लें, प्रोफेज से पहले की बात है। सो मैं अब इसको रेज करता हूं। अब देख डियर स्टूडेंट्स देखें, ये प्रोफेज से पहले की बात है। तो प्रोफेज में क्या होना है, ये जो आपके पास सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स हैं, इन्होंने मूव करना है किसकी तरफ, पोल्स की तरफ। ये आपके पास आ जाएंगे, ये मूव करते आएंगे किधर डियर स्टूडेंट्स, पोल्स की तरफ, इस तरह से। और ये जो आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप है ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये डिसअपीयर, इसकी आप कह सकते हैं कि ये टूटना शुरू हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसको तोड़ेगा कौन। सो डियर स्टूडेंट्स, एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसका नाम है लैमिनिन। सो दिस इज कॉल्ड लैमिनिन, अल्फा लैमिनिन। ये प्रोटीन क्या करती है, इस न्यूक्लियस इन्वेलप को या इस न्यूक्लियर इन्वेलप को क्या करती है, डिसॉल्व करना शुरू कर देती है। सो ये अब आपके पास जो थे सेंट्रियोल, ये इधर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे ड्रा करने की जरूरत नहीं है। सो ये इधर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, इसकी पैकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये आपके पास क्या बना देगा, क्रोमोसोम्स बना देगा। अब आप एक और बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। देखें, ये तो आपके पास क्रोमोसोम्स बन चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेज में क्या हुआ है,
प्रोफेज में सेंट्रियोल्स मूव करके पोलर एंड की तरफ आ गए हैं, एजिस की तरफ आ गए हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व हुआ है, न्यूक्लियोलस यहां पर मौजूद था वो भी डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन हुई है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो आपके पास कंडेंस हुआ और वो क्रोमोसोम की शक्ल में आ गया है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि ये जो आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल है, आप कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये किसके अंदर आ गया है डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है। सो साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, साइटोप्लाज्म आपके पास जो है वो विस्कस हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर अब क्या हो गए, डिफरेंट और चीजें ऐड हो गई हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसी स्टेज के अंदर क्या होता है, ये आपके पास एस्ट्रल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये एस्ट्रल फाइबर्स का काम क्या होता है, आप ऐसे ही समझें कि जैसे आपने कोई क्रेन हो आपके पास और आपने क्या करना, उससे हैवी वेट उठाना हो, तो आप पहले क्या करते हैं, उसको पहले किसी चीज़ के साथ अटैच करते हैं, हैवी चीज़ के साथ मजीद, कि वो अपनी जगह से हिले नहीं, या उसकी बेस को क्या कर देते हैं, मजबूत बना देते हैं। सो इसी तरह से ये एस्ट्रल फाइबर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेंगे ताकि जो सेंट्रियोल हैं वो क्या, वो अपनी पोजीशन पर आ जाए और पक्के हो जाएं डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये देखें, ये भी ये क्या करेगा, एस्ट्रल फाइबर्स बनाएगा इस तरह से। लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको फुली टाइम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर कर दूं। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास एस्ट्रल फाइबर्स हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था। देखें अब उसके बाद क्या होना है, इनसे दो तरह के मजीद फाइबर्स निकलेंगे, मजीद दो तरह के निकलेंगे। एक को मैं डियर स्टूडेंट्स ग्रीन से शो करता हूं और एक को मैं रेड से शो करता हूं। ये जो ग्रीन से निकलेंगे दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर, क्योंकि इन्होंने किसके साथ जाके अटैच करना है, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना है। उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप के निकलते हैं और उन तीसरी टाइप को मैं डियर स्टूडेंट्स रेड के साथ करूंगा, ये रेड के साथ। सो दीज आर कॉल्ड पोलर, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन गया है ये किसके अंदर हुआ है, आपके पास प्रोफेज के अंदर हुआ है। प्रोफेज में जो काम हुआ है वो मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब फर्दर आना है हमने मेटाफेज की तरफ। सो प्रोफेज में जो काम हुए हैं डियर स्टूडेंट्स वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास, कौन कौन से हुए हैं। एक तो आपके पास क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन हुई है, क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन हुई है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स दूसरा काम क्या हुआ है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपीयर हुआ है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स तीसरा काम क्या हुआ है, न्यूक्लियोलस भी जो है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया है, डिसअपीयर कर गया है। एंड उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुआ है, यहां पर फर्दर जो साइटोप्लाज्म है वो विस्कस हो गया है। ये काम बेसिकली इसके अंदर हुए हैं। एंड एज वेल एज ये जो आपके पास माइटोटिक अपरेटस है ये बनना स्टार्ट हुआ है, निकलना स्टार्ट हुआ है। हाँ, और उसके साथ साथ जो आपके पास हैं ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये किधर आ गए हैं, पोलर एंड की तरफ आ गए। ये किसके अंदर हुआ है, प्रोफेज के अंदर हुआ है। उसके बाद हमने देखना है मेटाफेज के अंदर क्या होता है। उसी तरह से ये आपके पास क्या है, ये सेंट्रोसोम्स हैं। अभी ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है लेट प्रोफेज के अंदर। और आपके पास ये सेंट्रियोल से जो निकलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कौन से एस्ट्रल फॉर्मेशन हैं, ये एस्ट्रस बन गए हैं, इन्होंने यहाँ पर शिकंजा लगा दिया है ताकि ये जो ये स्पेसिफिक सेंट्रियोल हैं ये अपनी जगह से ना हिलें, क्योंकि आपने क्या करना है, क्रोमोसोम की डिवीजन करनी है, क्रोमोसोम की। सो क्रोमोसोम अगर प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं करेंगे तो सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो एक में ज़्यादा और एक में कम, उससे डिजीजेज जो है वो सामने आती हैं। हाँ, तो इसमें देखें ये जो रेड से बने थे ना, दीज आर कॉल्ड पोलर, ये इसका इसके पास आ जाएगा, ये इसका इसके पास आ जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से निकलने वाला इनका काम अब क्या होता है, इनका काम होता है अलाइनमेंट करवाना, बिल्कुल क्रोमोसोम्स को इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर लाना। अब ये जो लेट प्रोफेज में ये जो आपके पास ग्रीन वाली हैं इनके साथ अटैच हो चुकी थी। अब ये देखें ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या थे, क्रोमोसोम हैं। ये क्रोमोसोम जो है अब किधर आ चुके हैं, इन्होंने इसको एक प्लेट के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर डियर स्टूडेंट्स क्या किया है, लेकर आ गए हैं, एक प्लेन के ऊपर लेकर आ गए हैं। कौन लेकर आई हैं, लेट प्रोफेज में ये जो मैं आपको बता रहा था ये कौन सी हैं, काइनेटोकोर फिलामेंट थे, ये इनके साथ अटैच हो जाते हैं लाइक दिस, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से,
इसी तरह से यहाँ ये इधर, और डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इधर और ये इधर। इस तरह से ये जो क्रोमोसोम हैं ये एक ऐसे इक्वेटर पर आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिक एक रास्ता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वहां पर ये सेल के सेंटर में आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। क्योंकि ये प्लेट कहाँ पर बन रही है, मेटाफेज के अंदर बन रही है, और इसको हम दूसरे लफ्जों में इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। तो यहां पर क्रोमोसोम जो है वो आके इकट्ठे हो गए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स एनाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जब ये अपनी जगह पर आ गए, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, तो नेक्स्ट जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा आपके पास एनाफेज। अब यहां पर दो तरह के जो मैंने आपको बताए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक एस्ट्रोड एंड पोलर, वो क्या करते हैं, खुद को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसी तरह से हमें बनाना पड़ेगा यहां पर ब्लैक से। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि ये जो आपके पास है ये वाले एस्ट्रल फाइबर्स, इन्होंने भी स्ट्रेच किया है खुद को, इन्होंने भी किया और इन्होंने भी स्ट्रेच किया है। अब इससे क्या हुआ, ये जो आपके पास क्रोमोसोम थे जो बिल्कुल अलाइन थे, उनके अंदर क्या होना शुरू हो गया, सेंट्रोमेरिक पोजीशन से वो सिस्टर क्रोमेटिड्स टूट गए हैं। लाइक देखें ये आपके पास क्रोमेटिड थे, सिस्टर क्रोमेटिड, ये डबल हुए हुए थे, तो यहां से इस पोजीशन से डियर स्टूडेंट्स टूटना शुरू हो गए हैं। अब ये टूट कर किसके साथ लगे हुए हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ लगे हुए हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास काइनेटोकोर फाइबर हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास डबल क्रोमोसोम था, यानी कि जिसका दो बने हुए थे, मतलब उसकी कॉपी पहले से ऑलरेडी तैयार थी, अब एक कॉपी इधर आ जाएगी, एक कॉपी उधर आ जाएगी। लाइक ये आपके पास ये आ गया, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये क्या हुआ है कि ये सेंट्रोमेरिक पोजीशन से टूट गए हैं क्रोमोसोम, और हाफ उधर चले गए हैं, हाफ आपके पास जो है वो इधर आ गए। ये किस फेज के अंदर हो रहा है, एनाफेज के अंदर हो रहा है। एनाफेज के अंदर क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें मेटाफेज में जब वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए थे, तो अब ये जो आपके पास फाइबर्स हैं, ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, माइटोटिक अपरेटस बना है, इसने क्या करना शुरू कर देना है, स्ट्रेच करना है खुद को। जब ये स्ट्रेच करेगा, जब ये खींचेगा, तो ये पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, पोल्स की तरफ, और क्रोमोसोम सेंटर में से टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कॉपीड हुआ था ये क्रोमोसोम, जब इस पर फोर्स लगेगी तो ये यहां से ऐसे टूट जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और किधर जाएगा, टूवर्ड द पोल जाएगा। अब जब ये पोल्स की तरफ जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ये जो पोजीशन है ये वाली, जिसको आप क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, जहां पर मेटाफेज प्लेट बनी थी, यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग भी साथ साथ बनना स्टार्ट हो जाएगी, और यहां से सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेट करना स्टार्ट कर देगी इस तरह से। और फर्दर अगले टीलोफेज में क्या होता है, सो डियर स्टूडेंट्स अब टीलोफेज में क्या हुआ, देखें कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम है ये बिल्कुल पोलर एंड की तरफ आना स्टार्ट हो गए हैं, और यहां पर क्या होगा, ये माइटोटिक अपरेटस जो है डियर स्टूडेंट्स ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। माइटोटिक अपरेटस जो है वो आपके पास डिसॉल्व होगा, दोबारा से क्या होगा, ये जो आपके पास क्रोमोसोम्स थे ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्रोमोसोम दोबारा से किस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में आना शुरू हो गए। ये आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गए इस तरह से। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इनके इर्द गिर्द क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बनवाना शुरू कर देगा डियर स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियर इन्वेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस जो है वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोलस दोबारा से रीअपीयर होगा, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हो गई है। एक जो आपके पास पेरेंटल न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर, जो कि यहाँ पर आपने देखा था, वो डिवाइड होकर टू डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो चला गया। और आप कह सकते हैं जो टीलोफेज है ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है किसका,
प्रोफेज का। तो यहां पर आपने क्या कर लिया है, न्यूक्लियाई को डिवाइड कर लिया है। ये जो आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें ये फरो बनना शुरू हो गई है, ये फरो बनना स्टार्ट हो गई है इस तरह से, ये फरो और ज़्यादा जो है वो आपके पास ज़्यादा हो गई है डियर स्टूडेंट्स इस फेज के अंदर। अब फर्दर क्या होना है, साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है। सो इसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस होगा। यहाँ पर ये जगह इसीलिए छोड़ी थी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या है, जो आपकी ऑर्गेनेलिस ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं उनको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाएगा। और इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिंग थी ये बनती आएगी और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये दो नए डॉटर सेल्स, प्लेस कम है जिस वजह से मैं थोड़े छोटे बना रहा हूँ, ये 2 न्यू डॉटर सेल्स जो हैं वो आपके पास बना देगी। अब इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एंड एज वेल एज यहाँ पर जो आपके पास डीएनए पड़ा होगा वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में पड़ा होगा। और इस तरह से आपने कहा कि एक जो पेरेंटल सेल था उससे आपने 2 न्यू डॉटर सेल्स बना ली, और प्रोसेस भी सारा मैंने आपको समझा दिया है। माइटोसिस के प्रोसेस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि माइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच अ पेरेंटल सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स सेम। कैसे, यहां पर अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो डियर स्टूडेंट्स डॉटर सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं। सेल डिवाइड होने से पहले अपने डीएनए को डबल कर लेता है, अपने क्रोमोसोम्स के साथ एक कॉपी जो है वो एक्स्ट्रा बना लेता है। जब डिवाइड होता है तो वो एक डॉटर सेल को दे दी जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इंपॉर्टेंस जो है वो 1 बाय 1 पढ़नी है। सबसे पहले के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट, ये मैंने आपको भी बता दिया है कि जैसे पेरेंटल सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम जो है वो आए हैं। ये एक ब्लेसिंग है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर हर टाइम क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही होती है, जिससे एक सेल से 2 सेल्स बन रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हेर फेर आ जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो बहुत सारी डिजीज सामने आती हैं। सो ये ब्लेसिंग है आपके पास माइटोसिस की। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी में जीनोम, जो आपकी बॉडी में डीएनए है, ओवरऑल डीएनए, जिसमें आपके पास जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है, और प्लांट्स की बात की जाए तो प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो तीनों के डीएनए को मिलाकर, उनके जीन्स को मिलाकर क्या बोला जाता है, जीनोम बोला जाता है। इस जीनोम के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है, या प्रोटीन बनवाने के लिए ही डियर स्टूडेंट्स कुदरत ने उनको बना रखा है। ये जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कहाँ से आता है, मैसेंजर आरएनए से आता है। और ये मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, इसी जीन से, इसी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए से आती है। अब उसको कंजर्व किया जाता है, कंजर्वेशन। देखें पेरेंटल सेल से डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम है, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। किसको, अपने डीएनए को, अपने जीन्स को। मतलब आप मल्टीपल कॉपीज बनाए जा रहे हैं। एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, फिर उससे नेक्स्ट आगे डिवाइड। देखें फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये फिर आगे 2 में होगा, ये फिर आगे 2 में होगा। इस तरह से क्या होता है कि आपका जो जीनोम है, जो जीनोटाइप है, जो जीन्स है, उनको कंजर्व रखा जाता है सेल टू सेल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक लफ्ज आपको बता दूं, टूटीपोटेंसी। टूटीपोटेंसी इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास एक सेल है, आप उस एक सेल से होल ऑर्गेनिज्म बनवा लें। एक सेल के पास ये एबिलिटी होती है। तो इसी तरह से आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, लाइक कैसे, ग्राफ्टिंग करके, कटिंग करके, बल्ब्स की फॉर्म में, कॉरम्स की फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स, आपके पास राइजोम की फॉर्म में आता है। कैसे डियर स्टूडेंट्स, ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बोले हैं ये क्या हैं, स्टेम्स हैं, बेसिकली मॉडिफाइड होती हैं। आप क्या करते हैं, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल गुलाब है जिसको आप रोज़ा इंडिका के नाम से जानते हैं, आप उसकी कलम लेते हैं, कलम लेके आप लगा देते हैं, उससे क्या होता है, नया गुलाब का पौधा लग जाता है। मिंट है, पुदीना, उसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं आपके पास, बेसिकली उसके अंदर राइजोम होता है, जो आप क्या करते हैं, लगाते हैं, उससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पुदीना बहुत ज़्यादा लग जाता है, उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फैल जाता है। इसी तरह से आप ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, नीचे जो है वो कोई और प्लांट है, आप उसके ऊपर एक काट के नया प्लांट लगा देते हैं, पैबंदकारी, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो पूरे का पूरा प्लांट बन जाता है। तो वो क्यों पूरा प्लांट क्यों बनता है, क्योंकि सेल डिवाइड करते हैं। पहले एक सेल था, फिर 2, फिर डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से 4, फिर 8, फिर 16, इसी तरह से सेल्स क्या करते जाते हैं,
हैं, डिवाइड करते जाते हैं अनटिल कि जब एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म ना बन जाए। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के बाद भी क्या होती रहती है, माइटोसिस होती रहती है। सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मदर से डियर स्टूडेंट्स एग, फादर से क्या स्पर्म, मिलकर बना जाइगोट। अब ये फर्स्ट लिविंग सेल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इस जाइगोट से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म, एक बड़ा अडल्ट जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये बनने तक का अमल बेसिकली इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, माइटोसिस के जरिए ही ये हो रहा होता है। देखिए एक सेल जाइगोट डिवाइड करेगा, वो फिर इस तरह से डिवाइड करता जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, वो एम्ब्रियो की शक्ल में आएगा। एम्ब्रियो के बाद ये स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होगा, फीटस की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी, ब्रेन बनेगा, हार्ट बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, बोन्स बनेगी, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनेगा और पूरे का पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस की वजह से। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या है, रीजनरेशन एंड हीलिंग। हमारी बॉडी के अंदर रीजनरेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमें कट लग जाता है, अब कट लग गया तो उस कट के अंदर जो सेल्स, जो गैप आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, उस गैप को भरा जाता है किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से। हमारे लिवर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सकता है, हमारी स्किन के अंदर है, लेकिन एक खास हद तक। अगर आप बात करते हैं स्टार फिश की, तो अगर आप उसके आर्म काट दें डियर स्टूडेंट्स, तो उनसे नई स्टार फिश जो बनने का अमल है वो भी किसकी वजह से होगा, माइटोसिस की वजह से, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स टूटीपोटेंसी की वजह से। तो रीजनरेशन एंड हीलिंग जो होती है वो इसी की वजह से, माइटोसिस की वजह से होती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ये टूटीपोटेंसी का वर्ड बताया है, इसी से रिलेटेड है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर से क्या मुराद है, आप प्लांट में से कोई टिश्यू ले लेते हैं, उस टिश्यू को आप पेट्री डिश के अंदर रख देते हैं और उसको डियर स्टूडेंट्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल आपने सेल लिया हुआ था या टिश्यू लिया हुआ, इससे क्या होगा, माइटोसिस कर करके डियर स्टूडेंट्स ये कैलस बनाएगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होगा। अब इस कैलस के अंदर फिर डिफरेंशिएशन होगी, कुछ रूट बना देंगे, कुछ शूट बना देंगे डियर स्टूडेंट्स, जिससे क्या होगा, एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म या प्लांट बन जाएगा। और ये क्लोनिंग जो है ये आपके पास एनिमल्स के अंदर भी होती है, टिश्यू कल्चर भी एनिमल्स के अंदर होती है, कि आप एक सेल से जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, खा वो प्लांट हो या फिर वो आपके पास एनिमल हो। ह्यूमंस की क्लोनिंग नहीं होती क्योंकि डियर स्टूडेंट्स एथिकली इसको बैन किया गया है। उसके बाद हमने देखना है कैंसर। ये तो बेनिफिट्स थे। क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर जो है इसको हम बेनिफिट में कैसे लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल दुनिया में एक प्लांट है वो बड़ा कीमती और वो आखिरी रह गया, तो आप क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर से उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज को आप डियर स्टूडेंट्स के नंबर को आप क्या कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये तो थे इसके बेनिफिट। अब हमने इसके बारे में पढ़ना है कि इसके जो है वो, अगर माइटोसिस का प्रोसेस थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट जाए तो वो क्या करता है, आपके पास एक बहुत सीवियर किस्म की डिजीज सामने आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। सो कैंसर क्या है, ये सेल डिवीजन से ही है बेसिकली, आपको डेफिनेशन से पता चल जाएगा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन आपके पास अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, वो किसको बनाएगी डियर स्टूडेंट्स, कौन सी डिजीज सामने आएगी, वो आपके पास है कैंसर। अब दूसरे लफ्जों में आप कैंसर को कैसे डिफाइन करते हैं या ट्यूमर को कैसे डिफाइन करते हैं, आप कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स, यानी कि ऐसा सेल्स का मैस जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुई हुई, वो आपके पास क्या कहलाती है, ट्यूमर कहलाती है। अब डिफरेंशिएशन से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, ऑर्गन बन रहे होते हैं, तो कुछ सेल पर्टिकुलर आइज बनाते हैं, कुछ सेल्स ने लिवर बनाना है, कुछ सेल्स ने स्टोमिक बनाना है, गट बनानी है, कुछ ने बोन्स बनानी है। इसी तरह से जब आप ट्यूमर के सेल्स की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंशिएशन नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, बस उनमें उनके अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूसली उन्होंने क्या करना है, डिवाइड करते रहना है। अब ट्यूमर्स आपके पास जो है वो दो तरह की हैं, एक होती हैं बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स डियर स्टूडेंट्स आपके पास लोकलाइज्ड होती हैं, सेल तो डिवाइड कर रहे हैं बट ये एक खास पर्टिकुलर एरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर पेट में बनी है तो पेट में ही रहेगी, किसी दूसरे हिस्से तक नहीं जाएगी, ब्लड के अंदर डियर स्टूडेंट्स नहीं चली जाएगी। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप रसोली बोलते हैं बेसिकली, आपको समझने के लिए मैं उर्दू में बता रहा हूँ। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, रसोली। तो रसोलियाँ बन जाती हैं फीमेल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर है, यूटेराइन ट्यूमर होती हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मेल में भी हैं
लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं। फीमेल के अंदर जो है वो ट्यूमर ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है उसकी आजकल देखने में आ रही है कि जो ट्यूमर हैं वो फीमेल के अंदर ज़्यादा बन रही हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये लोकलाइज्ड हैं, अपनी जगह पर हैं, एक ही जगह पर है, ये इतनी ज़्यादा लीथल नहीं होती, तो आप कह सकते हैं लेस लीथल हैं ये। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की, ये आपके पास ऐसी होंगी जो डीलोकलाइज्ड होंगी। डीलोकलाइज्ड से मुराद क्या है कि ये एक जगह पर नहीं करेंगी, रुकेंगी, बल्कि क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी टू नियर टिश्यूज। जो साथ वाले टिश्यूज होंगे उनके अंदर ये स्प्रेड कर जाएंगी, और इवन दैट इनटू द ब्लड। और ये किधर तक रसाई इनके सेल कर जाते हैं, ब्लड तक कर जाते हैं, और फिर ब्लड से फिर दूसरे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक पहुंचकर वहां पर भी ट्यूमर्स जो है वो बन जाती हैं। ये आपके पास मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाती है। अब ये स्टेट जो स्पेसिफिक स्टेट है, जब एक ट्यूमर का सेल एक जगह से पूरी बॉडी में फैल जाए, सडन अटैक कर दे डियर स्टूडेंट्स, वो अपने सारे बैरियर्स को तोड़ दे, बैरियर्स को तोड़ने के बाद वो पूरी बॉडी में या साथ वाले टिश्यूज के अंदर क्या करता जाए, पेनिट्रेट करता जाए। दिस स्पेसिफिक टर्म इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसको आप क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर डियर स्टूडेंट्स पेपर में आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमने देखना ये है कि एक जो कैंसेरियस सेल होता है वो नॉर्मल सेल से कैसे डिफर करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैंसरस सेल है। और डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सा है, नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल्स तो मिली आपने देखे होंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, आपने ऑब्जर्व किए होंगे ऑब्वियसली कॉलेजेस की लैब्स के अंदर। अगर नहीं किए तो डियर स्टूडेंट्स आप अपने टीचर से कहें कि वो आपको लैब के अंदर जो है वो सेल दिखा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने देखना है कि कैंसेरियस सेल्स कैसे डिफर करता है। तो पहला जो डिफरेंस है मेन, कैंसर होता ही क्यों है। सेल डिवीजन जो कंट्रोल्ड वे में हो रही थी उसके अंदर बेसिकली क्या ऐसा होता है कि सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। दैट्स द 3 to 20 म्यूटेशंस, अल्ट्रेशन इन जीन्स। जीन्स के अंदर अल्ट्रेशन आ जाती है, वो जीन्स जो क्या करते हैं, रेगुलेट करवाते हैं सेल डिवीजन को। अब जब उनके अंदर म्यूटेशन आ जाएंगे, तीन कम से कम 3 ज्यादा से ज्यादा 20 इतनी म्यूटेशंस आ जाएंगी, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या वो सेल प्रॉपरली डिवाइड करेगा? तो नहीं। आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ऐसा सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं करता, वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन स्टार्ट कर देता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हाई प्रोलिफरेशन रेट। अब जब जीन्स ही नहीं है कंट्रोल करने वाले, तो सेल्स ने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स डिवाइड करते जाना, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन। वो डिवाइड करता जाएगा, प्रोलिफरेशन रेट ज्यादा। आप देखें फॉर एग्जांपल एक ये था सेल, इसने इतना डिवाइड करना है कि एक मैस ऑफ सेल बना देगा। अगर तो ये मैस ऑफ सेल उसी जगह पर रहे, इसके सेल्स उसी जगह पर रहे, तो दिस इज कॉल्ड बेनाइन। अगर इनमें से कुछ बाहर निकल जाएं और ब्लड में चला जाएं, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस और मैलिग्नेंट ट्यूमर डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने देखना है इन सेल्स में क्या होता है, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। अगर मैं नॉर्मल सेल बनाता हूं तो नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस इतना होगा। अगर मैं ये बनाऊं कैंसेरियस सेल, ये आपके पास नॉर्मल सेल है, अगर कैंसेरियस सेल बनाऊंगा तो उसकी शेप जो होगी वो इररेगुलर होगी, शेप रेगुलर नहीं होगी, और डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस बड़ा सा होगा। अब ये जो बड़ा न्यूक्लियस है इस किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन जो है वो बहुत स्पीड के साथ और रैपिडली हो रही होती है, जिस वजह से ये इररेगुलर शेप के सेल्स बनते हैं। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होगा नॉर्मल सेल की निस्बत। अब उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि वो जगह जहां पर कैंसर हो, में कैसे पता चल सकता है कि इस बंदे को कैंसर है, आप नॉर्मली कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि बॉडी में किसी भी जगह पर जो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई है, और एक आप समझ लें कि नीचे मतलब कि मैस ऑफ सेल बन रहा है और हार्ड किस्म का आप हाथ लगाते हैं और उसका टेम्परेचर बाकी जिस्म से क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो समझ लें कि वहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है। एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, ये जो टॉपिक है मैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पीटीबी पढ़ाऊँगा। अब इसमें एक दो जगह पर मिस्टेक है, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कुछ और कहती है, लेकिन हमारी बुक में कुछ और लिखा है। तो एक बात याद रखें, हमने हमेशा बुक को ही फॉलो करना होता है, क्योंकि हमने पेपर देने हैं तो इसी बुक से रिलेटेड देने हैं। जब चेकिंग होगी तो इसी बुक से देखा जाएगा, वो लेटेस्ट रिसर्च को नहीं देखेंगे। या डियर स्टूडेंट्स MD कैट में जब MCQs आएगा तो इस बुक को फॉलो किया जाएगा, लेटेस्ट रिसर्च को फॉलो नहीं किया जाएगा। सो अब हम चलते हैं अपने बेसिकली टॉपिक की तरफ। सो मियोसिस इज अ स्पेसिफिक
स्पेसिफिक टाइप ऑफ और वी कैन से स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। डियर स्टूडेंट्स याद रखें ये भी सेल डिवीजन का ही एक प्रोसेस है, यानी कि इसमें सेल डिवाइड करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक क्यों है? इस वजह से कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो पेरेंटल सेल है डियर स्टूडेंट्स, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर ह्यूमंस की बात करूं तो कितने हैं? 46 हैं। बट इससे जो नए सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे, उनके अंदर डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह जाएंगे? 23 एंड 23। और एक पेरेंटल सेल कितने डॉटर सेल देगा? वो आपके पास होंगे 4। तो चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स? 23 एंड 23। और वी कैन से द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड हाफ एज द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल्स के अंदर जो आपके पास क्रोमोसोम थे वो डिप्लॉयड फॉर्म में थे, 2n थे, लेकिन जो अब आपके पास बने हैं न्यू डॉटर सेल्स वो हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर है और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? हाफ है। ये ओवरऑल आपके पास प्रोसेस क्या कहलाता है? मियोसिस कहलाता है। सो मियोसिस अब होगी कहां पे? बेसिकली ये किसके साथ एसोसिएटेड है डियर स्टूडेंट्स? याद रखें गैमीट्स के साथ, गैमीटोजेनेसिस, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल गैमीट्स। गैमीट्स की फॉर्मेशन जब होगी, या फिर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। लाइक फंजाई भी इसके अंदर आ जाती है जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास फर्न्स आ जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, मॉसिस आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स आ जाती हैं, एल्गी आ जाती है। उसके अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन है, या फिर ह्यूमंस के अंदर या प्लांट्स के अंदर गैमीट फॉर्मेशन है। गैमीट में आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? स्पर्म है एंड एज वेल एज एग है। और उसी तरह से अगर हम प्लांट की बात करते हैं उसके अंदर ओव्यूल आपके पास आएगा एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन्स आएंगे। सो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर दिया जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि इंसान के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 46 हैं। तो गैमीट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपके पास 23 एंड 23 होंगे। मतलब क्या है कि फीमेल जो एग प्रोड्यूस करेगी उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और जब ये फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, जो जाइगोट बनेगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और वी कैन से कि अपने ह्यूमंस के अंदर या स्पीशीज के अंदर या प्लांट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, गैमीट्स बनेंगे, तो मियोसिस का प्रोसेस होगा। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रखा जाता है। ये बेसिकली अब आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन हो गई है मियोसिस की। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास मियोसिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि टाइम सेफ हो। मियोसिस की टाइप्स हैं आपके पास मियोसिस 1 एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 के अंदर भी आगे फर्दर 4 स्टेजेस हैं। दैट इज द पीएम एट प्राइम मिनिस्टर एट 1। सही है, मियोसिस 1 है तो 1 प्रोफेज 1 जैसा कि ये मैंने लिख रखा है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स मेटाफेज 1, उसके बाद हमारे पास एनाफेज 1 एंड एज वेल एज टीलोफेज 1। सो प्रो मेटा एना टीलो, प्रो मेटा एना टीलो, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? क्रैम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसी तरह से जो मियोसिस 2 है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी 4 स्टेजेस हैं। दैट इज द प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये आपके पास 2 टाइप्स हैं बेसिकली किसकी? मियोसिस की। सो डियर स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि एक सेल जो मियोसिस के प्रोसेस में जाता है, क्या वो भी सेल साइकिल से गुजरता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस डियर स्टूडेंट्स, कि एक सेल जिसने मियोसिस के प्रोसेस में जाना है वो भी उसी तरह से G1 फेज एंड S फेज को क्रॉस करके आएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेल है जिसने आगे मियोसिस करनी है, जर्म लाइन सेल है, फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर हैं डियर स्टूडेंट्स, जर्मिनल एपिथेलियल है, मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। सो उनमें से सेल जो है इसने किधर जाना है डियर स्टूडेंट्स? मियोसिस के प्रोसेस में जाना है। इस सेल ने कितने क्रोमोसोम्स आगे लेकर जाने हैं? हाफ क्रोमोसोम्स आगे लेकर जाने हैं। इस सेल ने क्या बनाना है? 4 गैमीट्स बनाने हैं। ये बात अब आप कंफर्म कर लें। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इस सेल से। डियर स्टूडेंट्स याद रखें इस सेल में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं। बट डियर स्टूडेंट्स क्रोमोसोम
अपनी कॉपी उसने नहीं बनाई हुई, सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर कौन सी फेज आएगी? एस फेज होगी। एस फेज में क्या था, पहले आप ये देखें कि ये क्रोमोसोम बॉडी में इस तरह से पड़ा हुआ था। एस फेज में उसने क्या किया है? सिंथेसिस फेज है, रेप्लिकेशन की है। सो अब आपके पास ये इसका क्या बन चुका है? सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं। ये कौन से क्रोमेटिड हैं डियर स्टूडेंट्स? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखें, ये जो आपके पास मियोसिस है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मियोसिस का प्रोसेस है, ये एक रेप्लिकेशन के बाद एक एस फेज के बाद सिंगल रेप्लिकेशन के बाद 2 मियोटिक डिवीजन से गुजरता है कि सेल में एक दफा डीएनए रेप्लिकेट किया जाता है, फिर उसमें डिवीजन जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स वो 2 होती हैं। वाइल इन द केस ऑफ माइटोसिस आपने पढ़ा था कि पहले सेल जो है वो अपना डीएनए डबल करता है, फिर G2 फेज में जाता है, फिर माइटोसिस में आता है, सेल जो है वो जो आपके पास है वो डुप्लीकेट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि एक सेल 2 डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ है, पहले इसने अपना सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं बनाया हुआ, एस फेज के बाद इसका सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो बन जाएगा। सो आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम या आपका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा, लेकिन जो क्रोमोसोम है वो रहेंगे 46 ही, बट उन्होंने क्या बना लिया? अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो बना लिए हैं। अब देखें मियोसिस 1 के प्रोसेस में क्या होता है, देखें यहां पर ये बंदा जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, 2n है, लेकिन डुप्लीकेटेड फॉर्म के अंदर है डियर स्टूडेंट्स। ये अपनी फर्स्ट डिवीजन में से गुजरेंगे। दिस इज द मियोसिस 1, मियोसिस 1। तो अब क्या होगा कि इनमें से जो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जोड़ों की फॉर्म में होते हैं, हम उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम याद रखें डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता भी चुका हूं, ये लेंथ में शेप सेम होते हैं, शेप में सेम होते हैं, बट दे मे डिफर इन द अलील्स। मतलब आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जो इन पे अलील्स होते हैं या इनमें अलील्स होते हैं वो डिफर कर सकते हैं। जीन्स भी आपके पास ऑलमोस्ट क्या होते हैं? सेम ही होते हैं, लेकिन जीन्स की डिफरेंट फॉर्म होती हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये देखें कि एक इस सेल के अंदर आ गया और एक इस सेल के अंदर आ गया, या आप कहते हैं कि हाफ इधर आ गए, जो ब्लैक वाले थे हाफ इधर आ गए, 23 इधर आ गए, 23 इधर आ गए। अब ये जो आपके पास हैं हैप्लॉइड सेल बने हैं, ये किसके नतीजे में हुआ है डियर स्टूडेंट्स? मियोसिस 1 के नतीजे में। अब नेक्स्ट क्या होना है? मियोसिस 2 होनी है। मियोसिस 2 के नतीजे में डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल जैसे माइटोसिस होती है, सेम उसी तरह से ये जो प्रोसेस होगा मियोसिस 2 का डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि ये जो आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको सेपरेट करके अलग अलग सेल्स में जो है वो भेज दिया जाता है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड हाफ एज कंपेयर टू पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल में कितने थे? 46 थे, ये खुद देख लें, सिंगल 46 थे, डुप्लेक्स फॉर्म में नहीं है, डबल फॉर्म में नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि जब फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आएगा, जो गैमीट्स बनेंगे उनमें भी सिंगल हैं और आपके पास रिड्यूस्ड हाफ हैं। वहाँ पर 46 थे, यहाँ पर कितने हैं? 23 हैं। तो याद रखें जो आपके पास मियोसिस 1 है उसमें G2 फेज नहीं होती, ये बात लिख लें किसी जगह पर क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मियोसिस 1 में G2 फेज नहीं होती, G2 फेज डियर स्टूडेंट्स नहीं होती मियोसिस 1 में, क्योंकि G2 एक्चुअली क्या है? ऐसी फेज है जिसने माइटोसिस करवानी है, ऐसी प्रोटीन्स बनवानी है जिन्होंने माइटोसिस करनी है। बट यहां पर जब माइटोसिस होनी नहीं है, मियोसिस होनी है डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्या होना है कि ये जो डबल फॉर्म में, या आप कह सकते हैं आपके पास ये क्रोमोसोम्स हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, इन्होंने सिंपली क्या होना है? सेपरेट होना है। 23 एक सेल में चले जाएंगे, 23 एक सेल में चले जाएंगे। सो उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो आपके पास मियोसिस 2 है इसके अंदर ये स्टूडेंट्स एस फेज नहीं होती, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी डीएनए अपनी डबल फॉर्म क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो अब हमने क्या करना, उसी को सेपरेट करना है और अलग-अलग सेल्स के अंदर लेकर आना है। तो इस वजह से ये स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एस फेज जो है वो मियोसिस 2 में नहीं होती और G2 फेज जो है वो मियोसिस 1 में नहीं होती। यहां तक बेसिकली आपको ओवरव्यू मिल गया है कि किस तरह से एक सेल जो है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इसकी जो स्टेजेस हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, प्रो मेटा एनाटीलो 1
फेज, इनके बारे में पढ़ना है। प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ना है। प्रोफेज 1 जो है डियर स्टूडेंट्स मियोसिस 1 की है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोफेज 1। हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोलॉन्ग्ड है, लंबी है, और डिफरेंट स्टेजेस पर ये क्या होती है, मुश्तमिल होती है। बहुत सारी स्टेजेस इसके अंदर चल रही होती हैं, जिसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं, याद रखें, LZPDD। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक की बनाई है, दैट इज लुकमान जोया पे डोरे डालता है। सो L फॉर लुकमान, Z फॉर जोया, P फॉर पे, एंड D फॉर डोरे, एंड D फॉर डालता है। सो लुकमान जोया पे डोरे डालता है, ये सीक्वेंस सम टाइम पेपर में पूछ लिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, MCQs की फॉर्म में। मतलब इसमें 2-3 बताई जाती हैं और एक मिसिंग कर दी जाती है, और उसमें फिर आप इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेंथी होती है, प्रोलॉन्ग्ड होती है, सिर्फ इन्हीं स्टेजेस की वजह से। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का मतलब है नैरो और फाइन और थिन थ्रेड्स, मतलब बहुत छोटे छोटे बारीक धागे। अब लेप्टोटीन में क्या होना है, इसको आप याद रखेंगे CVSH। CV शानदार है, CVSH मीन CV शानदार है। C फॉर क्रोमोसोम्स विजिबल। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, पहले क्या होता है, मैं ज़रा ये रेड से करता हूँ, पहले क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल इस तरह से जो क्या था, थ्रेड की फॉर्म में था, अब वो किस फॉर्म में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। आपको पता होना चाहिए ये ऑलरेडी डबल हो चुका है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम बनेंगे उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, पहला पॉइंट ये था कि आपके पास जो क्रोमोसोम हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, थिक होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है। ये मैंने सिंपल न्यूक्लियस ही बनाया हुआ है। न्यूक्लियस का साइज डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इस तरह से न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया है, एंड दैट आफ्टर दैट होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम्स क्लोज टू ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2 ही होमोलोगस क्रोमोसोम है जो मैंने बनाएंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। सो C फॉर क्रोमोसोम विजिबल, V फॉर विजिबल, S फॉर डियर स्टूडेंट शॉर्ट, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपके पास क्या होते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, एंड S फॉर साइज ऑफ द न्यूक्लियस बिकम एनलार्ज्ड। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सी, दैट इज द जाइगोटीन। सो LZ और जाइगोटीन। जाइगो का मतलब क्या होता है, जैसे जाइगोट बनता है ना, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जाइगो का मतलब है पेयरिंग। जाइगोट इसी वजह से बोलते हैं कि जब इन दोनों की पेयरिंग होती है, फ्यूजन होती है डियर स्टूडेंट्स। सो जाइगो मीन पैकिंग और वी कैन से पेयरिंग, इस तरह से कि 2 जो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं, पैक हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पेयरिंग होती है। सो इसके लिए आपने याद रखना है HPPCs। HP आपको पता है कंपनी है, PC फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स की, और BT HPPCs BT ब्लूटूथ। आप याद, इस तरह से आप इसको, इसके पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, हाईली पॉइंटिंग पेयरिंग। मतलब ये जो आपके पास ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं ये जो ओवरऑल होमोलोगस क्रोमोसोम है डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से पैक होते हैं, हाईली पॉइंटेड, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको आप क्या बोलते हैं, साइनैप्स भी बोलते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर गए हैं डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से पेयर बना लिया इन्होंने, और वी कैन से आप कह सकते हैं एक दूसरे के करीब आ गए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इसको क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस। एक वर्ड है साइनेप्स, पेपर में बाज़ औक़ात आ जाता है साइनेप्स एंड साइनेप्सिस में डिफरेंस लिखें। साइनेप्स मेरा बेटा आप लोगों ने न्यूरॉन के अंदर पढ़ा था, एंड साइनेप्सिस जो है ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड अटैच्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, अटैचमेंट बना लेते हैं। अब ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक खास चीज बन गई है, दिस इज कॉल्ड टेट्रिड। टेट्रिड हम इसको क्यों बोलते हैं, देखें मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रोमेटिड है, तो इसका सिस्टर क्रोमेटिड ये होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्रोमेटिड एंड 2 क्रोमेटिड। इसी तरह इसका जो दूसरे वाला था
उसका एक क्रोमेटिड ये है, दिस इज द 3 क्रोमेटिड एंड फोर्थ वन इज दिस, ये इसका चौथा क्रोमेटिड है। तो अब यहां पर 4 क्रोमेटिड्स इकट्ठे एक ही ऐसे समझ लें कि ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास डुप्लीकेटेड फॉर्म में है क्रोमोसोम, और ये भी आपके पास डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो गए। सो दिस इज कॉल्ड बाईवेलेंट, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं टेट्रिड, यानी कि 2 बाईवेलेंट मीन 2 क्रोमोसोम है यहाँ पर, और टेट्रिड इसमें 4 क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखें इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं। तो ये स्पेसिफिक टर्म क्या आपके पास कहलाती है, दैट इज द साइनेप्सिस। अब टेट्रिड बनने के बाद क्या होना है, नेक्स्ट आनी है, दैट इज द पैकिटीन। पैकिटीन को बोलते हैं थिक, पैकी का मतलब है थिक एंड टीन मीन धागा। अब ये धागे जो हैं इन्होंने और ज्यादा थिक होना है। और ज्यादा थिक कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास ये फिंगर्स मेरे देखें, ये ऐसे थिक होंगे, ऐसे और ज़्यादा, या आप एक उंगली को कर लें ऐसे थिक होंगे। इट्स मीन क्याज़मेटा फॉर्मेशन होनी है। क्याज़मेटा फॉर्मेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी बता देता हूँ आपको। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो की है वो क्या है, दैट इज़ द PCCC, एंड जहाँ पर CT किसके लिए वो मैं आपको बताता हूँ, P फॉर पेयरिंग इज कंप्लीटेड। ये जो पेयरिंग हुई थी अब क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। क्रोमोसोम्स बिकम मोर थिक एंड एज वेल एज क्याज़मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड क्रॉसिंग ओवर। क्याज़मेटा क्या है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से क्या कर लेंगे, पेयरिंग बना लेंगे। सो यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास एक था, तो जो ये क्याज़मेटा होगा ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स। ये रेड से बनाऊं तो मैं ये अगर रेड से बनाऊं तो ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा बेसिकली ये आपके पास क्या कहलाएगा, दैट इज द क्याज़मेटा। ये क्याज़मेटा है, और ये आपके पास क्रोमोसोम डिफरेंट जो प्लेसेस होती हैं वहाँ से क्या हुआ होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। जब ये क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है उसके बाद ही फ़ौरन ही क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होना है डियर स्टूडेंट्स, कि एक का सेगमेंट दूसरे के पास चला जाना है। वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास रेड था, इसका ये सिस्टर क्रोमेटिड था, और एक ये और ये। अब क्या होगा कि इससे आगे डियर स्टूडेंट्स ब्लू लग जाएगा ऐसे, क्योंकि अब क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर हो गया है। इन्होंने क्या कर लिया, अपने मटेरियल को चेंज कर लिया। और इसी तरह से ये जो आपके पास ब्लू था, इनका जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से रेड हो जाएगा। यही वो ख़ास पॉइंट है, यही वो जगह है डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर क्या होता है, रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, नए नए रिकम्बिनेशन सामने आते हैं। यही वो वजह है कि जो औलाद होती है वो अपने पेरेंट्स से क्या होती है, डिफरेंट होती है। इवन दैट एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफर होते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर का लेक्चर जो है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इस पर बड़ा डिटेल्ड लेक्चर मैंने दिया है। चैप्टर नंबर 22 की प्लेलिस्ट में आप जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर हो गई है, शफलिंग ऑफ जीन्स हो गई है। शफलिंग ऑफ जीन्स की वजह से नए रिकम्बिनेशंस बनेंगे, और ये नए रिकम्बिनेशंस ही वेरिएशंस लेकर आएंगे। यही वजह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एडवांस कहते हैं। इसकी वजह से नए रिकम्बिनेशंस आते हैं, और आप कहते हैं नए रिकम्बिनेशंस की वजह से सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हमने देखना है कि डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, डी फॉर डिप्लोटीन, यहाँ पर डिप्लोटीन में सेपरेशन होगी। डिप्लो मीन 2 एंड टीन मीन थ्रेड्स, दो धागे बनने शुरू हो जाएंगे। कैसे दो धागे, ये जो आपके पास ये जो सिचुएशन थी खास, ये आप इस तरह से हो जाएगी कि ये आपके पास क्रोमोसोम है। अब आपकी बुक में ये लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि इस स्टेज पर भी ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं इस तरह से क्रोमोसोम्स, बिल्कुल एंड से, या आप सिंपल कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं वहां पर ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। सो दिस इज द डिप्लोटीन, सेपरेशन हो गई है। ये जो क्याज़मा बना था, क्याज़मेटा जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 क्या होना शुरू हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है क्रॉसिंग ओवर होने के बाद। फर्दर आपके पास है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 2-3 काम हो रहे होते हैं जो कि माइटोसिस की प्रोफेस से मिलते जुलते हैं। एक बात तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियस की जो वाल है ये डिसअपीयर हो जाती है, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। बाकी देखें, बाकी सारी
जो स्टेज है उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी जो है वो प्रेजेंट है। बट इस कंडीशन के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोलाई है एंड एज वेल एज न्यूक्लियर इन्वेलप है, दोनों क्या कर जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। सो यहाँ पर क्लाज़्मेटा भी जो है वो एंड हो जाता है और आपके क्रोमोसोम्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। बट स्टिल बुक में लिखा हुआ है स्टिल कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और वो स्पेशली पॉइंट कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड्स के ऊपर से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और आपके पास न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप फुली डिसअपीयर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियस जो है डियर स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो गया और आपके पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं अब ये कहाँ पर आ जाएंगे, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म आ चुका है तो साइटोप्लाज्म विस्कस और थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है वो प्रोफेज कंप्लीट हो गई, या प्रोफेज 1 याद रख लें डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेज 1 में हमने 5 स्टेप्स पढ़े हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकिनेसिस। उसके बाद हमने पढ़नी है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि यही जो डिप्लॉयड या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिनके सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एंड ये, चूँकि मैंने पहले बनाया है कि इसके साथ क्रॉसिंग ओवर हुई है तो इसके पास कुछ रेड वाले सेगमेंट्स भी हैं, एंड ये जो आपके पास रेड वाला है ये इस तरह से डियर स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ लगेंगे, क्योंकि सेंट्रियोल प्रोफेज में बिल्कुल कुतबैन की तरफ आ गए थे, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि पोलर एंड्स की तरफ आ चुके थे। अब इनसे क्या निकल रहे थे, स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे थे जो काइनेटोकोर से जाकर उसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। अब एक नेचर ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरती दिखाई है कि हर स्पिंडल फाइबर जो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ही एक दूसरे के सामने लेकर आ जाता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ख़ास किस्म की प्रोटीन ये रेगुलेट करवा रही होती हैं। एंड इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो दूसरे थे लाइक दिस वन, अभी टाइम चूँकि ज़्यादा हो जाना है तो मैं ज़रा जल्दी कर देता हूँ। इस तरह से ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो चुके हैं, आपके पास स्पिंडल फाइबर से अटैच हो चुके हैं और सेंट्रल पोजीशन में आ चुके हैं। चूँकि हम मेटाफेज की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आ चुके हैं, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आ चुके हैं, मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ चुके हैं। अब क्या होना है फर्दर, मेटाफेज प्लेट के बाद, फॉर्मेशन के बाद इनको सेपरेट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स जब इनको सेपरेट किया जाएगा सो उससे क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट स्टेज सामने आएगी, दैट इज़ द टीलोफेज। अब क्या हो चुका है कि ये एक जो है आपके पास डुप्लेक्स फॉर्म में वो बिल्कुल साइडों पर आ चुका है। इसी तरह से ये देख लें स्टूडेंट्स, डुप्लेक्स फॉर्म में। एक बात आपने लाजमी याद रख लेनी है कि जो मियोसिस 1 होगी एंड तक ये आपके पास क्रोमोसोम जो होंगे डुप्लेक्स फॉर्म में ही रहेंगे, डुप्लीकेटेड फॉर्म में ही रहेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स इनके डिटैच नहीं होंगे मियोसिस 1 में। ये कहाँ पर डिटैच होंगे, मियोसिस 2 के अंदर। सो उसके बाद क्या होना है डियर स्टूडेंट्स, जब ये पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं तो यहाँ पर वही उसी तरह से कंट्रैक्टाइल रिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है डियर स्टूडेंट्स। अब साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियस है नेक्स्ट जो टीलोफेज होगी उसके अंदर ये बिल्कुल एंड पर चले जाएंगे, पोल्स पर आ जाएंगे क्रोमोसोम, और उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास है न्यूक्लियर इन्वेलप वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रीऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में चले जाएंगे। आपके पास अब क्या हो चुका है कि 23 इधर आ चुके हैं और 23 इधर आ चुके हैं, बट स्टिल मैं बात वही करूंगा डुप्लीकेटेड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होनी है टीलोफेज के बाद, याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, अब ये फौरन इसके बाद ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। 2 सेल के अंदर जब डिवाइड होगा तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23 एंड 23, मतलब हैप्लॉइड नंबर होंगे। उसके बाद फॉरन डियर स्टूडेंट्स क्या होनी है, मियोसिस 2 होनी है। वो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। मियोसिस 2 में भी वही है, प्रो मेटा एना एंड टीलोफेजेस हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस 2 के अंदर एस फेज नहीं होगी। इट्स मीन कि यही जो डुप्लीकेटेड फॉर्म में आपके पास हैं क्रोमोसोम्स, इनको सेंट्रोमेरिक पोजीशन से क्या कर लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इस तरह से
कि अब क्या होना है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम है जो कि ऐसे इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो मियोसिस 2 के अंदर या मायोसिस 2 के अंदर इसको यहां से तोड़ा जाएगा, क्योंकि आप डीएनए जो है उसकी दोबारा से कॉपी तो नहीं ना बनानी, एक सेल के पास चला जाएगा, दूसरा दूसरे सेल के पास चला जाएगा, एंड सो ऑन डियर स्टूडेंट्स। दूसरे सेल में भी इसी तरह से होगा। अब क्या होगा कि एक सेल से आपके पास 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, बट उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मियोटिक एरर्स। बेसिकली आज के इस टॉपिक के अंदर हमने ऐसे एरर्स के बारे में पढ़ना है, उन गलतियों के बारे में पढ़ना है जो कहाँ पर हो रही होती हैं, मियोसिस में हो रही होती हैं। और स्पेशली डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इस टॉपिक का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में जो पहली टर्म आती है दैट इज द नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? जब आपने मियोसिस का पूरा टॉपिक पढ़ा है पिछले लेक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट्स, वहां पर आपने देखा था कि जब क्रोमोसोम्स मियोटिक डिवीजन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जब क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं, तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 स्टेजेस होती हैं। लाइक कौन सी होती है आपके पास? टीलोफेज एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास होती है एनाफेज। सो एनाफेज पहले होगी, बाद में आपके पास कौन सी होगी? टीलोफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज है, एनाफेज के बाद आपके पास कौन सी है? टीलोफेज। इन दोनों फेजेस के अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं। ये जो मैंने बना के दिखाए थे आपको, ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे टुवर्ड द पोल। लाइक ये इधर लगाएंगे और ये इधर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है, मियोसिस में 2 दफा डिवीजन्स होती हैं, ये बात आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब क्रोमोसोम को सेग्रीगेट किया जाता है, अलहदा किया जाता है, तब क्या होगा? जब फोर्स लगाई जाती है तो सम टाइम क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स टूट जाते हैं। स्पिंडल फाइबर डियर स्टूडेंट्स टूट गए हैं, जिससे क्या होगा कि जो गैमीट्स बनने हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि मियोसिस में 4 क्या होते हैं? सेल्स बनते हैं, 4 गैमीट्स बनते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो गैमीट बने हैं इनमें क्या होता है कि सम टाइम आपके पास बेसिकली जो नॉर्मल थे उसमें तो हमने पढ़ा था कि सिंगल क्रोमोसोम लाइक 23 क्रोमोसोम्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सम टाइम उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है या डियर स्टूडेंट्स एक मिसिंग हो जाता है। तो देखें जब ये टूटेगा तो इस साइड पर जो सेल बनेगा इसमें एक क्रोमोसोम नहीं होगा, क्योंकि ये सारे का सारा उधर चला गया। तो इससे आपके पास कितने बनेंगे? 24 क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर आ जाएंगे, या फिर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 22 क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर जो है वो आ जाएंगे। अब ये सेल कौन सा है? दैट इज द गैमीट डियर स्टूडेंट्स। हम इसको गैमीट बोलते हैं, ऐसा सेल जिसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हाफ होते हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए ये जो 2 गैमीट्स बने हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके पास क्या हैं? ये बेसिकली आपके पास हैं नॉर्मल गैमीट्स। बट ये जो आपके पास गैमीट्स बने हैं, दोनों के चांसेस होते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऐसे गैमीट्स को हम एबनॉर्मल गैमीट बोलते हैं। एबनॉर्मल गैमीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? कम या ज्यादा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफर है, 23 नहीं है, इधर 24 है, उधर आपके पास कितने हैं? 22 होते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। आप कह सकते हैं कि नॉन डिसजंक्शन इज अ प्रोसेस इन विच क्रोमोसोम्स फेल्स टू सेग्रीगेट नॉर्मली। ये नॉर्मली सेग्रीगेट नहीं कर पाते। इनमें क्या हो जाता है कि स्पिंडल फाइबर्स के टूटने की वजह से पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो कि जिसने डिवाइड होना था, जिसने अलहदा होना था, फॉर एग्जांपल ये था डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों ने अलहदा, इसने इधर आना था और इसने सेल वन में आना था। सम टाइम क्या होता है कि इधर से स्पिंडल फाइबर टूट गया तो ये दोनों एक ही साइड पर चले गए हैं, जिससे क्या होगा कि गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? चेंज होगा। कुछ में ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ में कम हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि क्या ये जो नॉन डिसजंक्शन है ये सेक्स क्रोमोसोम्स तक लिमिटेड है या ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स तक लिमिटेड है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो नॉन डिसजंक्शन है ये ऑटोसोम्स में भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है, कि वो भी प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं करते। कैसे नहीं करते? हम इसको फर्दर जो डिजीज़ हैं उनको हमने पढ़ना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंड्रोम है,
सिंड्रोम किसको बोलते हैं? बेसिकली जहाँ पर बहुत सारे डिजीजेस इकट्ठी हो जाएं वो क्या आपके पास कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। अब पहला कौन सा? डाउन सिंड्रोम। ये क्यों है डियर स्टूडेंट्स? ये ऑटोसोमल। अब ऑटोसोम्स कौन से हैं? हमारी बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स हैं दूसरे लफ्जों में। तो उनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो ऑटोसोम्स होते हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जो एक पेयर है उसमें एक एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अगर दोनों एक्स हो जाएं तो फीमेल, अगर दोनों एक एक्स और एक वाई हो जाए डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा? मेल होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स क्रोमोसोम जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको हम मोंगोलिज्म भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम बेसिकली किस क्रोमोसोम की नॉन डिस्टिंक्शन से होता है? दैट इज द 21st क्रोमोसोम। अब 21st क्रोमोसोम कौन सा होती है? ऑटोसोम होता है डियर स्टूडेंट्स। इस वजह से हम इसको बोलते हैं ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन का नाम देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सम टाइम इंटर टेस्ट में भी पूछा गया है कि जो मोंगोलिज्म है ये किस वजह से है? ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से है, क्योंकि ऑटोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। और ऑटोसोम में भी क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? दैट इज द 21st। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि ये जो स्पेसिफिक सिंड्रोम है इसमें कंडीशन क्या आती है? इसमें कंडीशन ये आती है कि 2n+1 मतलब क्या कि ऑटोसोम जो है बेसिकली हमारे पास ये 2n कितने होते हैं? 46 होते हैं +1, तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 47 हो गए हैं, क्योंकि ऐसे होना था कि इन दोनों ने अलग-अलग होना था। तो ये 21 की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये 21 क्रोमोसोम है, तो इसने इधर जाना था, इसने इधर जाना था, लेकिन स्पिंडल फाइबर टूटने की वजह से ये इधर चला गया। अब ये जो गैमीट बना है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 के बजाय कितने हैं? 24 हैं। तो जब वो नॉर्मल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करेगा, फॉर एग्जाम्पल कैसे कि एक जिसके अंदर 24 हैं प्लस नॉर्मल 23 वाले स्पर्म के साथ 24 वाला एग जो है वो फर्टिलाइज कर रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बनने? ऑब्वियसली 47 ही बनने हैं। सो ये अब नॉर्मल कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें होता क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फीमेल जो होती हैं उनके अंदर जब ओवम बन रहा होता है, एग बन रहा होता है, ये एग गैमीट है बेसिकली डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि 21st क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होता, जिससे क्या होना है? ये डिजीज सामने आनी है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जो फीमेल होती हैं उसकी एज बड़ी ही डिपेंड कर, इसी वजह से कहा जाता है कि जो फीमेल की शादी है वो अर्ली एज में कर देनी चाहिए। लाइक आप कह लें कि 20 and 25 के अबाउट, राउंड अबाउट, या फिर आप 18 से आगे जो है वो कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है तो और भी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपके सामने लिखा हुआ टीन एज के अंदर जो फीमेल होती है उसमें क्या है कि 1/1000 to many thousands, यानी कि हज़ारों में से कोई एक फीमेल जो होती है वो इस तरह का एग प्रोड्यूस करेगी, जिससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? आगे इस तरह का जो है वो बच्चा पैदा होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? डाउन, जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम होगा। अगर उसी औरत की एज, उसी फीमेल की एज 40 ईयर्स ओल्ड हो जाए तो 1/100s आ जाता है, मैनी हंड्रेड्स, यानी कि 100 से लेकर 900। तो फ्रीक्वेंसी आप देख ले कहाँ से कहाँ तक आ गई। अगर यही 45 की हो जाती है तो ये फ्रीक्वेंसी 3 टाइम ज़्यादा हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने बेसिकली इसके जो हैं सिम्टम्स जो हैं उनके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी निशानियां हैं जो बेसिकली किसके अंदर आती हैं? मोंगोलिज्म के अंदर आती हैं, या आप कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम में आती हैं। तो वो हमारे पास हैं, The affected individual have flat, broad face, squint eyes with skin fold in inner corner, and as well as, dear students, protruding tongue, mental retardation, and defective development of central nervous system। कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो भी आपके पास क्या होता है? पुअरली डेवलप होता है। और आपकी बुक में यहाँ पर मेंशन नहीं है, अगले टेबल में डियर स्टूडेंट्स 2 और भी ऑटोसोमल डिजीज़ जो हैं या सिंड्रोम जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो मेंशन है। एक इसमें पटाओ है जिसमें क्या होता है, वो भी ट्राइसोमी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 47 ही होते हैं, लेकिन वो किस क्रोमोसोम की है? नंबर ऑफ 13, यानी कि नंबर 13 जो ऑटोसोमल है उसकी ये है, उसमें नॉन डिस्टिंक्शन होती है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास एडवर्ड है, ये भी ट्राइसोमी है,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पास कितने होंगे, 47 होंगे। और इसकी वजह से क्या है डियर स्टूडेंट्स, या तो इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है बेसिकली ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप कहते हैं कि नॉन डिस्जंक्शन होती है सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर। अब सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई। अब आपको पता है कि जब भी ये कंडीशन होगी कि 2 एक्स होंगे वो फीमेल होगी एंड एक्स एंड वाई होगा तो वो आपके पास क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन होता है जो मेल नेस्काज करेगा। चाहे 3 एक्स हो, चाहे 5 एक्स हो, जितने भी एक्स हो डियर स्टूडेंट्स, एक वाई आ गया तो वो फिजिकली या आप कह सकते हैं फिनोटिपिकली जो इंडिविजुअल होगा, जो इफेक्टेड होगा, जिसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, वो मेल होगा। अब इसमें देखना हमने क्या है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें ऑटोसोम्स जो है वो आपके पास 44 ही होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि 22 पेयर उसके ऑटोसोम के ठीक है, ऑटोसोम में नॉन डिस्टिंक्शन नहीं हुई। सो नॉन डिस्टिंक्शन कहाँ पर हुई है, सेक्स क्रोमोसोम में। इसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ गया। आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एग है, उसमें नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए थे एग के अंदर। अब ये एग जो है ये किसके साथ, वाई क्रोमोसोम्स रखने वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, जिससे डियर स्टूडेंट्स जो कंडीशन है, जो इंडिविजुअल होगा, जिसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा, कंडीशन ये आ जाएगी एक्स एक्स एंड वाई। ये फिजिकली तो मेल होगा, बट डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट जो है उसकी बड़ी भी होगी, टेस्टिकल्स होंगे, टेस्टिस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो भी पुअरली डेवलप होते हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं रिड्यूस्ड इन साइज होते हैं, और एज वेल एज जब इजैकुलेशन होती है तो उनमें स्पर्म्स नहीं होते। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी सेक्स करैक्टर भी डेवलप नहीं होते इस तरह के इंडिविजुअल के अंदर, जिसमें 47 क्रोमोसोम्स हैं और उसमें XXY कंडीशन होती है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स ओबेसिटी भी हो जाती है ऐसे लोगों के अंदर, और टालनेस भी होती है, क्योंकि फिजिकली जो है वो क्या होते हैं, फिजिकली वो वाई क्रोमोसोम की वजह से टेंडेंसी जो उनकी होती है वो मेल की तरफ ज़्यादा होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें होगा आपके पास क्या कि 22, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो 44 हैं वो ऑटोसोम्स मौजूद है, 44 क्रोमोसोम है प्लस एक एक्स है, तो कितने क्रोमोसोम बन गए डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 45 क्रोमोसोम। अब ये जो 45 क्रोमोसोम है इसमें एक्स की वजह से ये क्या होगी, आपके पास फीमेल होगी। ये क्या होगी, फीमेल होगी। बट डियर स्टूडेंट इसमें जो कॉम्बिनेशन क्या होगा गैमीट्स की, आप कह सकते हैं ये जो एक्स एक्स होता है, एक तो एक्स हो गया फीमेल का, अगर दूसरा इसके साथ एक्स होता तो वो फीमेल होनी थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास कितने हैं, 45 है, तो इस कंडीशन के अंदर नलोगैमेट इसके साथ जो है वो आके मिलता है, दैट इज द X0। दिस इज कॉल्ड नलोगैमेट। ऐसा गैमेट जिसके पास एक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं है डियर स्टूडेंट्स, जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम ही मौजूद नहीं है, दैट इज द नलोगैमेट। सो इस तरह का इंडिविजुअल जो इसमें बाकी 22 होंगे, बाकी 22 जो है आपके पास ऑटोसोमल होंगे, 22 इसके पास ऑटोसोमल है, एंड एज वेल एज बजाते खुद एक ये है 44 ये होगा और एक एक्स, कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स आपके पास 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जिनके अंदर 45 क्रोमोसोम होते हैं या टर्नर सिंड्रोम होता है, पहली बात तो ये है कि उनका अगर वो प्रेगनेंसी हो गई है तो वो अबॉर्शन हो जाएगा। अगर वो सरवाइव कर जाएं तो अर्ली एज में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बट ये फिजिकली भी क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, बट स्टीराइल होंगी डियर स्टूडेंट्स। एंड एज वेल एज आप कह सकते हैं कि विदाउट ओवरीज एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स, इनकी नेक जो होगी वो वेब्ड होगी, छोटी नेक होगी। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें मैंने बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो भी लगाई हैं ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर। चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल का लास्ट टॉपिक है, और बेसिकली ये 2 डेफिनेशंस हैं जो पेपर में बार बार पूछी गई और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एपोप्टोसिस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेल होता है, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं डियर स्टूडेंट्स एक एग से। जब फीमेल के अंदर एक एग और बाहर से आया हुआ स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो वो पहला लिविंग सेल बनाते हैं, दैट इज अ जाइगोट।
अब जाइगोट जो है डियर स्टूडेंट्स, उसमें फर्दर डिवीजन होती है, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से एंड सो ऑन, एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो में फिर क्या होना शुरू हो जाती है, सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। सेल डिफरेंशिएशन से मुराद क्या है कि सेल के जिम्मे काम लगा दिया जाता है कि आपने आंख बनानी है, आपने कान बनाना है, आपने बोन बनानी है, आपने इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनाना है। सो आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि सेल को उनके काम पे लगा दिया जाता है। और साथ ही डियर स्टूडेंट्स याद रखें, सेल को उसके अंदर जो डीएनए मौजूद है, ये सारी बेसिकली इंफॉर्मेशन वो उसने स्टोर की हुई होती है, और वो साथ में ये भी बताता है कि फ़लाँ टाइम पे सेल की डेथ हो जानी है। सो आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि सेल जो हैं वो उनकी जो डेथ होती है वो प्रोग्राम्ड होती है, प्री प्लान्ड होती है डियर स्टूडेंट्स। सो जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ द एपोप्टोसिस। इसकी डेफिनेशन ही कुछ यूँ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है बेसिकली ये किस पे डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट्स। पहली बात ये है इंटरनल प्रोग्राम्स फॉर इवेंट या ऑफ इवेंट्स। ये जो डेथ है इसके लिए इंटरनली पहले प्रोग्राम किया हुआ है, डीएनए के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर है। जब सेल की डेथ हुई, जब सेल ने अपना प्रॉपर काम करना छोड़ देना तो ऑटोमेटिकली सेल की डेथ होनी है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो सेल की डेथ होगी ये किस तरह से होगी, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। तो दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसकी डेथ होनी है प्रोग्राम के तहत, एपोप्टोसिस होनी है। एपोप्टोसिस जो है प्रोसेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सेल अपनी नॉर्मल शेप में था, जब इसमें एपोप्टोसिस होगी तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। देखें इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है या न्यूक्लियर एनवेलप है डियर स्टूडेंट्स वो कंडेंस हो गया और ये डी शेप्ड हो गया सेल। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें ऐसी प्रोटीन्स बनाई जाएंगी जो क्या कर देंगी, सेल को स्प्लिट करना शुरू कर देंगी और सेल से छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं वो निकलेंगे, इस तरह के बर्ड्स जो निकलेंगे। और ये बर्ड्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स चूंकि ये सेल के होते हैं, जो इंट्रा सेलुलर मटेरियल होता है उसको इसी तरह से पैक करके बाहर लाया जाता है, क्योंकि अगर आप इसको पैकिंग के बिना एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में डाल देंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, लीथल हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो फिर इंट्रा सेलुलर मटेरियल है जो कि सेल के अंदर का था, उसको हमने मेम्ब्रेन बाउंडेड एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर, छोटे छोटे बर्ड्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स बना के सेल जो है वो भेजता है। इसको फिर फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो उसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ करके इसको फिर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से सेल जो है वो प्री प्लान्ड या प्रोग्राम्ड उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने देखना है कि काजेस क्या हैं इसके, कि सेल जो है वो प्री प्लान डेथ कैसे होती है। मेनली उसके काजेस हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 या तो सर्वाइवल सिग्नल, कुछ सिग्नल्स आ रहे होते हैं बॉडी में कि सेल ने सर्वाइव करना है, या तो वो सिग्नल्स बंद हो जाते हैं कि सेल का जो सर्वाइवल सिग्नल है वो बंद हो गया, अब सेल की क्या हो जानी है, डेथ हो जानी है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स समटाइम क्या होता है कि जो आपके नेबरिंग सेल होते हैं वो क्या करते हैं, ये मैं आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा कि नेबरिंग सेल जो है वो कैसे डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। तो नेबरिंग सेल्स क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, किलिंग सिग्नल्स जो है वो सेंड करना शुरू कर देंगे। जब ये सिग्नल सेल रिसीव करेगा तो उसकी एपोप्टोसिस के जरिए क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिनमें एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। उसमें सबसे पहले याद रखें एपोप्टोसिस पूरे के पूरे ऑर्गन को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल हुई है हमारी बॉडी के अंदर। एपोप्टोसिस टिश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुई है और सम टाइम ये सेल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुई है, उनकी डेथ करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है जो डिलीशन ऑफ ऑर्गन्स। हम जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जब हम लोग माँ के पेट के अंदर होते हैं तो एम्ब्रियो की फॉर्म में जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है तब हमारी टेल होती है डियर स्टूडेंट्स, हमारी दुम होती है। लेकिन जब बेबी बर्थ लेता है तो उसमें ये दुम नहीं होती, उसमें ये टेल नहीं होती। इस टेल को क्या किया जाता है, एपोप्टोसिस के थ्रू डियर स्टूडेंट्स फिनिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ये पूरे का पूरा एक ऑर्गन जो है वो डिलीट हो गया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप जो है वो कह सकते हैं कि ये इतना एक वर्किंग होता है, या आप कह सकते हैं कि इतना इसकी वर्किंग ज़्यादा होती है कि ये पूरे के पूरे ऑर्गन को भी इवन दैट क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसकी डेथ कर सकता है 1 by 1 सेल करके। उसके बाद ये स्टूडेंट्स डिलीशन ऑफ टिश्यूज़ जब हम डेवलपिंग एज के अंदर होते हैं, हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, उस वक्त क्या होता है, ये जो हमारे डिजिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये डिजिट्स हैं ये वाले, इन डिजिट्स के दरमियान वेब्स बनी हुई होती हैं, वेब जैसे आपने डक के अंदर देखा होगा। अब जब बेबी की बर्थ होती है तो ये वेब जो है ये वहां पर नहीं होती। हम कहते हैं वेब टिश्यूज इन डिजिट्स, इसको भी क्या कर दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिलीट कर दिया जाता है और वीकेंड से ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है डिलीशन ऑफ सम एक्स्ट्रा सेल्स। अब हमारी बॉडी के अंदर जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस हम पास कर रहे होते हैं
जो कि 9 मंथ का पीरियड होता है, उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनकी बाद में ज़रूरत नहीं होती, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है कि बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स को क्या किया जाता है, वहाँ पे उनकी डेथ कर दी जाती है। अब इससे क्या होता है कि आपका जो नॉर्मली नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, एक ख़ास नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, उसको मेंटेन किया जाता है। सो आप कह सकते हैं न्यूरॉन और ब्रेन सेल डेथ। अब ये कब हो रही है, ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर। लेकिन अगर आप ये याद रखें कि लेटर जब डेवलपमेंट हो जाए, बर्थ हो जाए, उसके बाद अगर डेथ होना स्टार्ट हो जाए तो फिर मेंटल रिटार्डेशन और इवन दैट डेथ हो सकती है। सो उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं, ये जो बॉडीज हैं एपोप्टोटिक बॉडीज डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इन्होंने इंट्रासेलुलर से क्या मुराद है, देखिए ये एक सेल है फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर वाला इंट्रा है डियर स्टूडेंट्स, इंट्रा, और इसके बाहर वाला जो मटेरियल है वो दैट इज द एक्स्ट्रा। तो इंट्रासेलुलर मटेरियल को मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कह सकते हैं, बर्ड्स कह सकते हैं, आप वैक्यूल्स कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी। तो इसकी फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, बॉड ऑफ कर दिया जाता है सेल से। तो इस तरह से एक सेल की जो है वो प्रॉपर डेथ हो जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। अब टिश्यू डैमेज का ये तो इंटरनल थी, प्री प्लान थी, ये प्री प्लान नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मुझे चोट लगी है, नाखून जो है मेरे पाँव का अंगूठा जो है उस पर चोट लग गई है डियर स्टूडेंट्स। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि वहाँ पर वो जो मेरे स्किन के टिश्यूज़ हैं उस पर क्या लगी है, चोट लग गई है, ट्रॉमा लग गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद सडन इंजरी हो गई है, उसके बाद क्या होगा कि वो अपने साइज़ में इजाफा करेगा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी, और वहाँ पर सोजिश की वजह से सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाते हैं। जब सेल ब्रस्ट करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। अब इसमें क्या होता है, सेल ब्रस्ट कर रहा है, जो इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, सेल के अंदर जो मटेरियल है, साइटोप्लाज्म लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म, वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट, उसमें आ जाता है, और फिर वहाँ पर वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इतने डिलीटेरियस या आप कह सकते हैं लिथल किस्म के इन्फेक्शन काज कर देता है, जिससे बाज़ औक़ात जो है वो आप पूरे का पूरा जो ऑर्गन है या पूरे का पूरा जो आप कह सकते हैं टिश्यू है उसको काटना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अंगूठे पे लगा तो सम टाइम पूरे का पूरा नाखून निकालना पड़ जाता है, या फिर ऑपरेट करके अंगूठा ही काटना पड़ जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। आप कह सकते हैं सडन डेथ ड्यू टू एनी इंजरी और एनी आप कह सकते हैं ट्रॉमा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस था। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।